हम लोग शायद पढ़ रहे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम लोगों ने देखा है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर खत्म करते हैं और एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ क्या है सिलेबस के अंदर और क्या क्या चीजें आपने कंप्लीट कर ली हैं। उस हिसाब से हम लोग आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। सिलेबस में आपके लिखा है थ्री फेज रेक्टिफायर, है ना। तो मैं थोड़ा सा उसका आपको इंट्रोडक्शन देके छोड़ता हूँ, मतलब जितना आपसे पूछे जानी चाहिए चीजें उतना देके मैं आपको छोड़ देता हूँ। चल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे पावर डायोड हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये सारी चीजें, ऑन स्टेट लॉस, ऑफ स्टेट लॉस, डायोड, शॉटकी डायोड, ये सारी चीजें मैंने आपको करा दिया। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो आपका ये भी वाला पोर्शन हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, बेसिक कंसेप्ट, सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर, ये बचा हुआ है। थ्री फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर, है ना। थ्री फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर, वाह। सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव एंड सेमी कन्वर्टर, पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हम लोग के पास थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर हमारे पास बचा हुआ है, इस पे हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग आज ही देखेंगे टाइप्स ऑफ चोपर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ चोपर्स कौन कौन से हैं, देखो इसमें सिर्फ मेंशन किया डिफरेंट टाइप ऑफ चोपर्स इसके बारे में। एसी वोल्टेज रेगुलेटर मेंशन किया है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर मेंशन किया है, तो ये आता है ड्राइव का पोर्शन। ये आता है आपके पास ड्राइव का पोर्शन। यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर और टाइमिंग सर्किट, मोनोस्टेबल अनस्टेबल आईसी 555 और पीएलसी, ये आपका आता है क्या, ये आपके पास आता है एनालॉग का पोर्शन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग अभी जो बात करेंगे, हमारा जो टारगेट होगा आज का, वो एसी वोल्टेज रेगुलेटर, थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर और डिफरेंट टाइप ऑफ चोपर्स, और कोशिश करेंगे डीसी स्पीड स्पीड ऑफ मोटर आपका कंप्लीट हो जाए। तो आज आपका 22 तारीख को, 22 दिसंबर को आपके पास क्या हो रहा है, 22 दिसंबर 2025। अभी आप पढ़ लेंगे क्या, रेक्टिफायर, थ्री फेज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। उसके बाद आप आज देख लेंगे एसी वोल्टेज रेगुलेटर, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। एसी वोल्टेज रेगुलेटर आप ऑलरेडी एक बार मैं बता भी चुका हूँ, फिर से मैं बता दूंगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन से का, टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ चोपर, डिफरेंट टाइप ऑफ चोपर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चोपर के बारे में, टाइप्स ऑफ चोपर के बारे में। तीसरा हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, ऑफ डीसी मोटर। मोटर ये चोपर का ही पार्ट है, ये चोपर का ही पार्ट है, ड्राइव्स में आता है। उसके बाद 23 दिसंबर, 23 दिसंबर 2025, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या, टाइमिंग सर्किट्स के बारे में, टाइमिंग सर्किट्स के बारे में, जिसके अंदर आपके पास इन्वॉल्व होता है आईसी 555, आईसी 555। और यहीं पे आपके पास मोनो स्टेबल बाई स्टेबल स्टेट, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मोनो स्टेबल एंड बाई स्टेबल, बाई स्टेबल बता दूंगा, मोनो स्टेबल बाई स्टेबल। और फिर हम लोग बात कर लेंगे पीएलसी के बारे में, छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे पीएलसी के बारे में। इंट्रोडक्शन ही है पीएलसी के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट ये रहने वाला है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है भैया। चलिए,
चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। वॉइस क्लियर आ रही है ना? कोई इशू तो नहीं है? स्क्रीन दिख रहा है? वॉइस और स्क्रीन क्लियर है ना? सही है यार। जी सर। चलो, तो हमारे पास है थ्री फेज रेक्टिफायर। यानी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं थ्री फेज। थ्री फेज, या हम लोग कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं थ्री पल्स पल्स कन्वर्टर। कन्वर्टर, या हम लोग बोलते हैं थ्री फेज रेक्टिफायर। थ्री फेज रेक्टिफायर के बारे में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होता है। हमारे पास बेसिकली तीन थायरिस्टर्स आपके पास कुछ इस तरीके से लगे होते हैं। एक, और ऐसे ही हमारे पास दूसरा थायरिस्टर होगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरा थायरिस्टर होगा। और ऐसे ही हमारे पास तीसरा थायरिस्टर। तीन थायरिस्टर हमारे पास एक साथ लगे होते हैं। और ये आपके पास कनेक्टेड होगा लोड। यहाँ पे आपके पास कनेक्टेड होगा क्या? लोड। लोड बेसिकली आपके पास न्यूट्रल से आप ले जाते हैं। यहाँ पे आपके पास न्यूट्रल होगा। ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये आपके पास पी हो गया। थ्री फेज का सिस्टम है। फेज सीक्वेंस आर वाई बी हो गया। ध्यान रहे, फेज सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फेज सीक्वेंस की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? थ्री फेज का सिस्टम, एक आर है, फिर वाई है, और फिर कौन सा है? बी। आर वाई बी, दैट इज डिफर विथ 120 120 डिग्री। ये एक दूसरे से कितने कितने से हैं? 120 120 डिग्री से क्या कर रहे होंगे? डिफर कर रहे होंगे 120 डिग्री। और यहाँ से कितना? 120 डिग्री। और यहाँ से कितना? 120 डिग्री। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 डिग्री की बात हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग कंडक्शन का केस देखते हैं कि कितने कितने एंगल पे कौन क्या कितना कंडक्ट कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहला केस देखेंगे, केस नंबर वन। केस नंबर वन, फॉर 33 डिग्री, फॉर अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन आपको मिल जाता है। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन फॉर आर एल लोड। आर एल लोड के लिए हमें यह ऑब्टेन होता है। यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट मिलता है, यानी वी एवरेज आउटपुट आपके पास जो निकल के आता है, इसे याद कर लीजिए कितना होता है? 3 VML मैक्सिमम है लाइन वोल्टेज का। लाइन वोल्टेज का मैक्सिमम है। अपॉन में कितना होता है? 2 पाई कॉस अल्फा। बस याद कर लीजिए कहाँ से आया, क्यों आया, अभी इसका समय नहीं है ना? मेंशन तो कर दिए हैं, तो आपसे यही ज्यादा ज्यादा कुछ पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसका आरएमएस वैल्यू पूछ सकते हैं। ये आपके पास मैक्सिमम लाइन वोल्टेज ये होता है 1/6 प्लस 1/8 पाई रूट का कितना? 3। और ये हो जाता है कॉस 2 अल्फा का पावर 1/2। दैट इज, ये आपके पास निकल आता है कौन से का? लाइन वोल्टेज आरएमएस वैल्यू। ये आपके पास निकल के आता है क्या? आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मेरी बात समझ में आई? बस अभी आपके लिए इतना ही है। इतना आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए। और इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ कि ये ग्राफ आपको कैसा देखने को मिलता है, कब कहाँ कौन कंडक्ट करेगा। तो लेट अस सपोज करिए कि आपके पास थ्री फेज का एक सिस्टम है। ये वाला। हो गया सर, हो गया सर। लेट अस सपोज करिए कि आपके पास ये एक थ्री फेज का सिस्टम। थ्री फेज का सिस्टम का मतलब हुआ कि आर वाई बी, तीन आपके पास फेजेस इसके अंदर इन्वॉल्व।
आर वाई और बी तीन फेजेस आपके पास इसके अंदर इन्वॉल्व। ये आर हो गया, वाई इससे 120 डिग्री पीछे होगा। या आप कह सकते हो कि आर एक फेज ऐसा है, सॉरी, तो एक फेज आपके पास ऐसा हो जाएगा। ये आप रेड वाला बना लीजिए कि सर ये आपके पास आर वाई येलो वाला। 90, 90, 120। ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ नियर अबाउट कितना, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैं मान लेता हूँ अल्फा इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री पे मेरे को आउटपुट वैल्यू कैसा मिलेगा? लगभग आप 30 से कम पे बात करें या 30 पे बात करें, तो ये आपके पास आर है, आर वाला ये है ना, ये आपके पास आर है, और ये आपके पास वाई है, और ये आपके पास क्या है, बी, ब्लू, ब्लू। तो बेसिकली अगर आप 30 से कम पे बात करेंगे, यानी यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 30 से कम पे आप बात कर रहे हैं, या आप बात कर लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 0 पे, मान लीजिए आपने कोई एंगल लगाया ही नहीं, मान लीजिए आपने कोई एंगल लगाया ही नहीं, फिर आपके पास क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। तब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्यादा है? 0 का मतलब है आपने कोई एंगल नहीं लगाया, अपने आप जो आउटपुट ऑब्टेन हो रहा है वो आप देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे कौन ज्यादा है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए वाई की वैल्यू क्या है, ज्यादा। मैग्नीट्यूड देखिएगा, वाई का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो सर ये वाई का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। उसके बाद आर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिल जाएगा, सर ये आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ये आपको आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या ऑब्टेन होगा? उसके बाद आपको ऑब्टेन हो जाएगा किसका, धीरे धीरे जब वैल्यू फिर से आप यहाँ पे आएंगे कहीं, तो आपको बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखेगा, यानी इस पोजीशन पे आपको बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा नजर आएगा। तो अपने आप यहाँ पे जो आउटपुट मिल जाएगा, दैट इज फॉर बी, दैट इज फॉर बी। बी के लिए आपको आउटपुट ऑब्टेन हो जाएगा, ब्लू। फिर उसके बाद आपके पास येलो आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास येलो आ जाएगा एंड सो ऑन, ब्लू, येलो, फिर उसके बाद आपके पास रेड आएगा, फिर उसके बाद आपके पास ब्लू आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। इस तरह से आपके पास क्या मिलने लगेगा, आपको आउटपुट मिलने लगेगा। यानी यहाँ पे आपके पास आर वी आर, वी आर, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वी वाई, वी बी, ब्लू, और यहाँ पे आपके पास वी
येलो, ये आपके पास ऑप्टेन हो जाएगा। यानी फेज सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो फेज सीक्वेंस आपको मिल जाएगा RBY। आपके पास जो अभी फेज सीक्वेंस इस हिसाब से देख रहे हो, ये आपके पास मिल जाएगा RBY। RBY आपके पास फेज सीक्वेंस ऑप्टेन हो गया। ये अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी आपने कोई भी एंगल यहाँ पे नहीं लगाया, खुद ब खुद आपके पास आउटपुट आ गया। इस दौरान अगर आप कंडक्शन देखोगे तो आर के अंदर आप कह दो सर थायरिस्टर T1, T2 और T3 लगा हुआ है। आर पास अगर आप देखोगे तो आपके पास थायरिस्टर T1, T2 और T3 लगा हुआ है। तो अगर आप आर वाई T2 में, तो यहाँ पे आप देखोगे आर के अंदर T1 कंडक्ट कर रहा था, बी के अंदर T3 कंडक्ट कर रहा था, और वाई के अंदर कौन कंडक्ट कर रहा था? T2 कंडक्ट कर रहा था। इस तरह से इसमें आपको कंडक्शन दिख जाएगा। वहीं पे अगर मैं कहता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे अगर मैं ट्रिगरिंग कराता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री पे मैं क्या करता हूँ? ट्रिगरिंग कराता हूँ। 30 का मतलब होता है कि ये आपके पास 30 डिग्री कहीं यहाँ दिखेगा, यानी आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू पाई/6, यानी 30 डिग्री यहाँ पे ट्रिगरिंग हो रखी है। यानी ये आपके पास यहाँ पे ट्रिगरिंग करा देता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री। और जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रिगरिंग कराऊंगा तो यहाँ पे आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। और आउटपुट अब की बार कैसा आएगा, कैसा आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा कि सर यहाँ पे जैसे ही आप ट्रिगर करेंगे उसी हिसाब से आपको आउटपुट यहाँ पे ऑब्टेन हो जाए, उसी हिसाब से आपको आउटपुट ऑब्टेन हो जाएगा। और आउटपुट आपके पास कैसा दिखेगा? आउटपुट आपके पास कैसा दिखेगा? बेसिकली ये आपके पास कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि कैसा आपके पास लोड, ये डिपेंड करता है कि आपके पास लोड कैसा है। बेसिकली अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो लगभग लगभग आपके पास सेम नजर आ जाता है, लगभग आपके पास सेम ही नजर आएगा कि इस अल्फा डिग्री पे आपके पास ट्रिगरिंग करने पे 30 डिग्री पे भी आपको ऐसा ही कुछ शो हो रहा है। फिर यहाँ से ये इतना दूर तक तो कंडक्ट होगा, इतना दूर तक आपके पास कंडक्शन होगा, और उसके बाद अचानक से ये वैल्यू होगा, फिर इस पोजीशन से उठ के ऊपर की तरफ, और फिर कंडक्शन होगा, फिर इस पोजीशन से ऊपर पे, और फिर कंडक्शन होगा। ये आपके पास Y हो जाएगा, ये आपके पास B हो जाएगा, नहीं रेड है ना, Y हो जाएगा, ये आपके पास रेड हो जाएगा, ये आपके पास येलो हो जाएगा, और ये आपके पास फिर से येलो ब्लू हो जाएगा। कुछ ऐसा आपको डिग्री कंडक्शन विथ डिफरेंट लोड, यानी आप कह सकते हो 30 डिग्री पे आपके पास मिल सकता है कितना? RL लोड की बात आप कर सकते हो, RLE लोड की आप बात कर सकते हो, यानी फोर्सफुली कंडक्शन जहां पे भी आपको कराना है, फोर्सफुली कंडक्शन जहां पे भी आपको कराना है। अब ये अलग अलग केसेस में आपको ऑब्टेन हो सकता है, इतना खैर आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। कुछ अगर आपके पास डिटेल में है, लेस देन इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री पे आप देख लीजिए। और एक केस और बता देता हूँ, केस नंबर हो सकता है आपसे पूछा जाए एवरेज RMS की वैल्यू, तो वी आउटपुट केस नंबर 2 दूसरा जो मैं बता देता हूँ, दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। 30 डिग्री से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, यानी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है इस समय? डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी आउटपुट एवरेज वैल्यू जो आपके पास निकल के आती है, दैट इज इक्वल टू 3 Vm पर फेज अपॉन में कितना आप लिख सकते हैं? 2 पाई, और यहाँ पे हो जाता है 1 प्लस कॉस, कितना लिखा जाए? पाई/6 प्लस कितना? पाई। ये आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। ऐसा आप थोड़ी देर के लिए इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसको डेरिवेशन करने जाऊंगा तो आपके पास काफी लंबा पड़ जाएगा। 2 पाई इतने शॉर्ट समय में मेरे बस की नहीं है कि इसको डिराइव भी करा दूं और मैं सारी चीजें आपको बता भी दूं। तो जितना आपके पास 3 फेज रेक्टिफायर लिखा है उस हिसाब से मैं आपको कुछ चीजें दे देता हूँ। पाई/3 प्लस कितना? 2 अल्फा, 2 अल्फा। इतना अगर आप कर लेंगे तो
डेफिनेटली आपसे एक दो क्वेश्चन इसमें से हो सकता है आपके पास आए, हो सकता है आपके पास इसमें से देखने को मिले। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका क्या है ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक अगर आप देखेंगे तो आपके सर पास क्या नजर हाँ, सर वो BRMS में प्लस लास्ट वाला क्या है, साइन पाई बाई 3 प्लस प्लस टू अल्फा, टू अल्फा इसका पावर, टू अल्फा, अल्फा करना, टू अल्फा, और इसका पावर आरएमएस है ना, तो पावर 1/2। ठीक है सर। ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक क्या है, ये आपके पास सर डीसी ये वी नॉट कंपोनेंट, का वैल्यू क्या लिखा हुआ है सर? वी नॉट, हाँ इसका वैल्यू उसमें क्या लिखा है? बी वी लास्ट में। नॉट 3 पाई/6 प्लस पाई, सर ये पी यानी एन वो कितना क्या है? 3 वी एन। 3 VMPH फेज, पी फेज एच वैल्यू, सर। हाँ फेज, फेज वैल्यू, ये लाइन जहां एल लिखा होगा वो लाइन वोल्टेज होगा। अब इसका ड्रॉबैक देखो, ड्रॉबैक क्या है, ये आपके पास डीसी कंपोनेंट की तरफ क्या कर देता है, डीसी कंपोनेंट की वजह से आपके पास एसी की तरफ क्या करता है, जैसे आप देखोगे तो आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर से आप यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी यहाँ पे रेक्टिफायर लगा के आप यहाँ से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एसी में क्या करता है, हार्मोनिक्स को प्रोड्यूस करता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सोर्स करंट, सोर्स करंट, करंट कंटेन्स डीसी कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, डीसी कंपोनेंट्स को रखता है, एंड सैचुरेट, एंड सैचुरेट द सप्लाई, सप्लाई को क्या कर देता है, सैचुरेट कर देता है, सैचुरेट द सप्लाई ट्रांसफार्मर कोर, ट्रांसफार्मर कोर को। तो हम लोग कहते हैं कि भैया ये आपके पास सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये क्या करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोडक्शन इन मशीन, मशीन के अंदर क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग इस तरह से इसको कह देते हैं कि सर आपके पास ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे 3 पल्स कन्वर्टर में, तो ये आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, यानी थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं इसको, 3 फेज क्या कह सकते हैं, 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का नाम दे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फुल वेव कैसा कैसा दिखेगा, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया था, स्पेशली मेंशन किया गया, क्या 3 फेज फुल वेव, फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, रेक्टिफायर 6 पल्स कन्वर्टर, 6 पल्स कन्वर्टर, 6 पल्स कन्वर्टर जो स्पेशली मेंशन किया गया है ब्रिज रेक्टिफायर बताना है, स्पेशली क्या मेंशन किया गया है कि सर ब्रिज रेक्टिफायर आपके सिलेबस में मेंशन है, वो आपका सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, पिछला वाला सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बताया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास एक थायरिस्टर है, दो थायरिस्टर है, इसको ब्रिज रेक्टिफायर की तरह डिजाइन करना है, यानी हम लोग बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की, हम लोग क्या बात करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर की। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको कुछ ऐसा दिखेगा।
ये आपके पास आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। आर वाई बी, थ्री फेज का सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई। यहाँ पे मैं कह देता हूँ T1 T3 T5 T2 T4 T6 T4 T6, ये आपके बोले जाते हैं ऑड थायरिस्टर्स, है ना। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर हो गए। ये आपके पास T1 T3 T5 आर पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर, पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर। और इवन वाले टू टी फोर और T6 आर नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर, आर नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर, नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर हो गए। बेसिकली अगर हमें थ्री सिक्स पल्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो वेव शेप मिलेगा वो भी हमें जो फेजर मिलेगा वो भी हमें सिक्स पल्स में एनालाइज करना होगा। यह आपके पास पहला फेज हो गया, पहला फेज हो जाएगा। हाँ बताओ। हाँ, बताओ। तो अगर मैं फेज की बात करूं तो बेसिकली आपको नजर आ जाएगा कितना, थ्री फेज का सिस्टम हो जाएगा, थ्री फेज का सिस्टम हो जाएगा। ये आपके पास 120 डिग्री, यहाँ पे आपके पास 120 डिग्री, यहाँ पे आपके पास 120 डिग्री। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वाई और ये क्या हो जाएगा बी, है ना। आर वाई बी, ये आपके पास फेजेस बन गए। नाउ अब अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कि सर सिक्स पल्स का कन्वर्टर, तो हमें इसका छह फेज बनाना होगा। हमें क्या बनाना होगा, छह फेज बनाना होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक फेज वी आर वाई आर बी है, आर वाई आर बी, फेजेस कौन कौन से हो जाएंगे, आर वाई वी वाई बी, वी बी आर, ये आपके पास फेजेस हो गए। तो यहाँ पे आप कहेंगे जस्ट इसके अपोजिट चले आओ, इसके अपोजिट चले आओ, तो ये आपके पास एक फेज और बन गया, माइनस ऑफ वी बी आर, या आप इसको लिख सकते हैं वी आर बी लिख सकते हैं। इसके अपोजिट में चले आओ, एक फेज ये हो जाएगा, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वी आर वाई या वी वाई आर, यहाँ पे चले जाओ इसके अपोजिट में, तो इसका माइनस में आप लगा दीजिए, माइनस ऑफ वी वाई बी या वी बी वाई बन जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, फेजेस हो जाएंगे। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, सिक्स फेजेस हो जाएंगे। और इसके बीच में आपको कन्वर्जन कर लेना होगा, यानी यहाँ यहाँ के बीच में देखोगे तो 60 डिग्री, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 डिग्री, तो सब आपको लगभग 60 डिग्री पे क्या देखने को मिल जाएगा, कन्वर्जन नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा होता है दैट इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री के पास आपको दिखता है। और यहां से अगर मैं आउटपुट की वैल्यू लिखूं तो 3 VM लाइन वोल्टेज अपॉन में कितना हो जाता है, लाइन वोल्टेज अपॉन में पाई, पाई, और ये आपके पास आ जाता है इनटू कितना, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। वहीं पे अगर आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे कि सर आरएमएस कितना आता है, तो बेसिकली
वी एम लाइन अपॉन में कितना, अंडर रूट में 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 प्लस कितना साइन 1/2 कितना साइन 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा और माइनस कितना साइन, ध्यान रहे ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, साइन 4 पाई बाई कितना 3 प्लस 2 अल्फा। सिर्फ अल्फा की वैल्यू आपको रखना होगा और यहां से आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, पावर 1/2। मैं लिख ही देता हूँ अच्छे से इसको। वी आउटपुट आर एम एस इज इक्वल टू वी एम लाइन अपॉन में कितना 2 इंटू पाई/3 1/3 प्लस 1/2 साइन 2 पाई/3 प्लस 2 अल्फा माइनस साइन 4 पाई/3 प्लस 2 अल्फा, इसका पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। ये आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाए और यहां से आपके पास हार्मोनिक्स भी कैलकुलेट किया जाता है। खैर वो सब आपके सिलेबस में नहीं होगा, बस इतना ही लिखा गया है ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। तो एवरेज और आरएमएस वैल्यू आप पढ़ लीजिएगा। इससे पहले वाला आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन किया गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पे क्या लिखा गया, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफ थ्री फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर, ऐसे मेंशन किए, 3 फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसको आप देख लीजिएगा। सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर हाफ वेव, ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन में अगर हम लोग बात करें, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन देखना है। तो एप्लीकेशन ऑफ, हो सकता है आज ही खत्म हो जाए, अगर चोपर खत्म कर दिया तो हो जाएगा खत्म। एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या है। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं आपसे कि एप्लीकेशन में आप पढ़ लीजिए क्या, एसी वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में पढ़ लीजिए और डिफरेंट टाइप ऑफ चोपर्स के बारे में, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। यही आपके पास मेनली 1 घंटे में, आधे घंटे में अभी और क्लास चलेगी तो यही मेनली हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कौन सा, एसी वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। तो सर आपके पास है एसी वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर। एसी वोल्टेज रेगुलेटर की अगर हम बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आप जैसे बात करेंगे स्पीड कंट्रोल करना है हमें, हमें फैन का स्पीड को कंट्रोल करना है, यानी हमारे पास पहले हम लोग ये समझते हैं स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाए। इस, या आप ऐसे समझो, एसी वोल्टेज रेगुलेटर की मैं बात करूं तो मैंने कहा कि सर आप कुछ इनपुट यहाँ पे रखिए, है ना, कुछ आपके पास सोर्स का इनपुट आपके पास आ रहा है, आपने कुछ यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया, ये आपके पास क्या था, फिक्स इनपुट था, ये आपके पास फिक्स्ड इनपुट, और ये आपका एसी सोर्स, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास रहेगा सोर्स एसी, वेरिएबल आउटपुट। सोर्स कैसा है, सोर्स भी आपके पास एसी है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा आपका वेरी कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने अल्फा वेरी कर दिया तो जिसकी वजह से इसका आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये आपके पास हो गया, इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल में मैंने आपको दे ही रखा है,
फैन कंट्रोलर, या आप लोग जानते ही हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर। कौन सा डिवाइस होता है आप लोग बताइएगा, किस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं? मोड ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं? मोड ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग मोड ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं उसके अंदर? कौन कौन सा आपके पास स्विचिंग इन्वॉल्व होती है बताइए। फैन रेगुलेटर के अंदर कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? सर कितने फोर क्वाड? फोर फोर मोड होते हैं। कौन कौन सा? फॉरवर्ड कंडक्शन, हम्म फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, हम्म रिवर्स कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग। हम्म रिवर्स ब्लॉकिंग। कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? ट्रायक। ट्रैक, टीआर, ट्रैक। अच्छा, अगर ट्रैक है तो फोर फोर मोड ऑफ ऑपरेशन में जा रहा है, तो ये बताइए कितने क्वाड्रेंट का ऑपरेशन हो पाएगा? क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व कर पाएगा? कितने क्वाड्रेंट का ऑपरेशन होगा? 2 होगा फिर सर। सोच के बताओ कितने क्वाड्रेंट में ऑपरेशन होगा? 4 क्वाड्रेंट होगा सर। फोर क्वाड्रेंट। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कैसे, हाँ, फोर क्वाड्रेंट। मैंने आपको बता भी रखा है कि कैसे कैसे इसका आउटपुट वेव शेप आपको दिखेगा। तो बेसिकली आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा कि सर अगर आपके पास एक सिंगल फेज का सिस्टम है जिसके अंदर फेज और न्यूट्रल अवेलेबल होगा, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फेज और न्यूट्रल अवेलेबल होगा। आपने कहा कि किसी एक पॉइंट पे मैं अल्फा की ट्रिगरिंग करूंगा, तो यहाँ से जिस पॉइंट पे आप अल्फा की ट्रिगरिंग करेंगे उसी पॉइंट से आपको क्या दिख जाएगा? आपको आउटपुट भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके पास V इनपुट हो गया और ये आपके पास V आउटपुट हो गया। तो बेसिकली आपको नजर आ जाएगा क्या, यहाँ से इस पोजीशन से आपने क्या किया है, आउटपुट वेव शेप को अप्लाई किया। अल्फा इज इक्वल्स टू कुछ होगा, कुछ अल्फा वन पे आपने ट्रिगर किया है, तो सर बेसिकली आपके पास कुछ ऐसा ऑब्टेन हो जाएगा। ये आपके पास ऑप्टेन होगा, है ना? जहां तक आप चाहेंगे, आप यहाँ पे चाह रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे भी ट्रिगर करना है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगी, है ना? ये आपको इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का भी है, यहाँ पे माइनस ऑफ भी है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली हमारा क्या है कि यहाँ से हम लोग एवरेज वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। और एवरेज वैल्यू कितना होता है, 1/t, जीरो से कितना, टी तक, पी ऑफ टी इंटू कितना, डी टी हो जाता है, या डी ओमेगा टी, जो भी आप रखना चाहें ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने अल्फा से कहाँ तक, पाई तक, तो आप इंटीग्रेशन निकालिएगा अल्फा से कहाँ तक, पाई तक। वी आउटपुट इज इक्वल टू 1 बाई कितना, 2 पाई रखिएगा, और अल्फा से कहाँ रख दीजिएगा, पाई तक रख लीजिएगा। वी एम साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी कर दीजिएगा, आपके पास जो भी आएगा एवरेज वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा। दिस इज, बस यही है आपके पास वोल्टेज रेगुलेटर, जिसके अंदर हम लोग फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन करते हैं। चार मोड में हम लोग ऑपरेट कराते हैं। ट्राइक एक डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, चारों रीजन आपके पास ऑप्टेन हो जाता है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू को, एवरेज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सोर्स को हम क्या करते हैं, वेरी कराते हैं, वेरीज। ये आपके पास क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, बस यही है आपके पास एसी वोल्टेज रेगुलेटर, जिसको हम कह रहे हैं एसी वोल्टेज रेगुलेटर का नाम दे रहे हैं। अगला हम लोग देखें तो बेसिकली हमारे पास थोड़ा डिटेल में जो है
वो हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ, तो वो भी ज्यादा नहीं दिया है, आगे मेंशन कर दिया डिफरेंट टाइप ऑफ चॉपर्स के बारे में, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दिया, ये थोड़ा सा समय लेगा, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर्स और स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, इस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो अगला हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ चॉपर्स, डिफरेंट लगा दिया इस वजह से छोटा हो गया, अदरवाइज अगर सिर्फ चोकर चोकर लिख दिया होता ना तो फिर आपके पास ये लंबा हो जाता है सिलेबस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चोपर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चोपर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चोपर्स में बात करें तो हमारे पास सबसे पहले चोपर डिवाइस होती क्या है। चोपर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कन्वर्टर that can step up that can step up or step down the DC voltage source by using the switches by using the स्विचिंग ऑपरेशन करके हम लोग इसको क्या करते हैं, इस खुला 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 बाय यूजिंग ऑपरेशन स्विचिंग स्विचिंग ऑपरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं। तो अगर आप बात करेंगे चॉपर की तो आपके पास क्या है, VDC, है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या है, स्विच, यहाँ पे आपके पास स्विच। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लोड लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं लोड लगा देता हूँ, तो यहाँ से आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, आउटपुट वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा, दैट इज स्विचिंग ऑपरेशन से आपको यहाँ पे मिलने लगेगा। अब मैं कहता हूँ कि सर स्विचिंग ऑपरेशन करने से कैसे मिलेगा, कैसे ऑब्टेन हो सकता है, ये हमें समझना होगा एक एक करके, कि सर चोपर के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया लेना पड़ेगा कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे यहाँ पे आपके पास बेसिकली अगर हम लोग देखें तो चोपर हमारे पास डिफरेंट टाइप की वो बोलती है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास क्या होता है, एक हम लोग कहते हैं स्टेप अप चोपर, दूसरा क्या होता है, स्टेप डाउन चोपर होता है, या हम लोग करंट सोर्स इन्वर्टर, वो करंट सोर्स, सॉरी, हम लोग कहते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन। और हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि स्टेप अप स्टेप डाउन, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, है ना, ये दो आपके पास होता है, जिसको हम लोग अलग से भी नाम देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें स्विचिंग ऑपरेशन के बारे में तो कैसे ये पॉसिबल हो पाता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ चोपर के बारे में देख लेते हैं कि सर टाइप्स ऑफ चोपर्स कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ चोपर्स की हम लोग बात करते हैं कि सर टाइप्स ऑफ चोपर्स आपके पास कितना होगा। टाइप्स ऑफ चोपर्स, तो आपके पास बेसिकली जो नजर आएगा वो आपके पास क्या नजर आ जाएगा, बक एंड बूस्ट कन्वर्टर। कौन कौन सा, बक बक कन्वर्टर, सबसे टाइप्स ऑफ चोपर, सबसे पहला कौन सा हो जाता है, बक कन्वर्टर, यानी नहीं यार, है नहीं है रहने दो, अभी लाया आशीष लाया। टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स में बात करें तो सबसे पहला कौन सा है, स्टेप डाउन कन्वर्टर, स्टेप डाउन कन्वर्ट चोपर्स, स्टेप डाउन चोपर। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं स्टेप अप चोपर,
स्टेप अप चोपर। यहाँ पे आपके पास हो जाता है बक कन्वर्टर, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं बूस्ट, BOOST, बूस्ट कन्वर्टर। कन्वर्टर एक थर्ड भी होता है जिसके अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों होता है। स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसका नाम स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं, इसका नाम है बक बूस्ट, बूस्ट कन्वर्टर, या बक बूस्ट चोपर भी बोलते हैं, बक बूस्ट कन्वर्टर का नाम होता है ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहला अगर हम बात करें, फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपके पास होता क्या है, स्टेप डाउन चोपर, स्टेप डाउन चोपर। स्टेप डाउन चोपर की मैं बात करता हूँ। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि आउटपुट वैल्यू, यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये आपके पास सोर्स है, यहाँ पे अगर मैं स्विचिंग ऑपरेशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेसिस्टिव लोड रख देता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, रेसिस्टिव लोड रख देता हूँ, और ये आपके पास चैनल है, या आप कह सकते हो स्विच है, या आप कह सकते हो चोपर, जो भी आप कह दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। बेसिकली आपके पास जैसे जैसे आप स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, तो आउटपुट भी वैसे वैसे क्या करेगा, वेरी करेगा। यानी यहाँ से आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगा, वेरिएबल दिख जाएगा, जिसकी वजह से आपका एवरेज वैल्यू आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और आप कह देते हो कि सर आपका डीसी का एवरेज क्या हो गया, घट गया, डीसी का एवरेज क्या हो गया, घट गया। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं ये वाला स्टेज पूरा एक टाइम पीरियड हो जाता है, और जितनी देर के लिए आपने ऑन किया स्विच को, और कुछ देर के लिए आपने स्विच को क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है। तो बेसिकली यहाँ से आपके पास निकल के आता है क्या, यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूटी साइकिल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल। यानी आउटपुट वोल्टेज की बात करोगे, टी ऑन, कितनी देर तक स्विच ऑन था, टोटल टाइम पीरियड कितना था, और सोर्स वोल्टेज कितना आपके पास अवेलेबल था। यहाँ से हम लोग कहते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू होता है ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल। यहाँ से अल्फा हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, टी ऑन अपॉन में टी, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूटी साइकिल, दैट इज टी ऑन अपॉन में टी ऑन प्लस कितना, टी ऑफ हो जाएगा, टी ऑन प्लस कितना, टी ऑफ आपके पास हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले को, आउटपुट वोल्टेज को लिख सकते हैं, अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, वीएस आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा, यह आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। नो, आप यहाँ से, आप हो सकता है आपसे आरएमएस वैल्यू भी पूछ ले, तो आरएमएस वैल्यू लिखोगे, अंडर रूट में कितना हो जाता है, अल्फा इंटू कितना हो जाता है, वीएस आपके पास ऑब्टेन हो जाता है। आपको पता है डीसी सोर्स का एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, सेम ही आपको दिखना, देखने को मिलता है। यहाँ से हम लोग कहते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वगैरह दिया है क्या सिलेबस में, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टेड टाइम, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन नहीं दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्टेप डाउन कन्वर्टर हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन में आपने वैल्यू को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। दूसरा अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर, तो हम लोग कहते हैं स्टेप अप, यानी दूसरे चोपर की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग कहते हैं कि सर आपके पास स्टेप अप चोपर हो जाता है, जिसके अंदर हमें वोल्टेज को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, यानी अपनी डीसी वैल्यू को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। यानी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बस ये आपके पास बक कन्वर्टर था, ये आपके पास बक कन्वर्टर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बक की, बक कन्वर्टर, और यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा बूस्ट कन्वर्टर, यानी स्टेप अप चोपर, स्टेप अप चोपर, जिसको हम लोग बोलेंगे बूस्ट कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, ये आपके पास हो जाएगा बूस्ट कन्वर्टर, ये आपके पास हो गया बूस्ट कन्वर्टर।
बूस्ट कन्वर्टर। अब इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर दो मोड इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर आप बात करेंगे तो बेसिकली आपके पास दो मोड इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से आपकी वोल्टेज में क्या आएगा, बूस्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बूस्ट मिल जाता है, वोल्टेज आउटपुट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पास Vs होता है। यहाँ पे आप लोग कहते हैं, हम कह देते हैं कि सर ये आपके पास इंडक्टर होगा, और यहाँ पे सिंगल थ्रो डबल चैनल स्विच होता है, यानी यहाँ पे हम लोग सिंगल थ्रो डबल चैनल स्विच का यूज करते हैं। ये क्या है हम लोग बात करेंगे, अभी फिलहाल एक बात समझिएगा कि सर ये स्विच है और ये आपके पास पोल है, और यहाँ पे आपके पास T1 है और ये आपका टर्मिनल T2। यहाँ पे आपने कैपेसिटर लगा रखा है, कैपेसिटर C, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लोड आपके पास लगा प्लस माइनस V आउटपुट। यहाँ से अगर आप देखेंगे HV साइड का वोल्टेज और ये आपके पास LV साइड हो जाएगा। होता क्या है इनिशियली, जब आपका पोल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेरी वॉइस जा रही है ना, होता क्या है कि इनिशियली आपके पास सबसे पहले स्विच जो होता है वो T1 पोजीशन पे रखा होता है। इनिशियली कहाँ रखा होता है, T1 पोजीशन पे रखा होता है। जब T1 पोजीशन पे रखा होगा, यानी मोड नंबर 1 लिख देता हूँ, मोड नंबर 1 में क्या होगा कि स्विच जो है वो T1 पोजीशन पे रखा होगा, यानी ये इंडक्टर होगा, और यहाँ पे T1 स्विच यहाँ पे कनेक्टेड होगा, T1 पोजीशन से कनेक्टेड होगा स्विच। होगा क्या कि सबसे पहले इंडक्टर चार्ज होगा, इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होगा। कितने वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, Vs वोल्ट से ये क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। और यहाँ से T2 क्या है, टोटली सेपरेट सर्किट है, जिसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, कोई भी लोड आपके पास यहाँ पे, कोई भी करंट नहीं जा रहा है, कोई भी वोल्टेज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी वी आउटपुट ये कैपेसिटर हो गया, ये T2 स्विच हो गया। तो बेसिकली आपको क्या नजर आया कि यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा करंट घूमा जिसकी वजह से इंडक्टर कुछ चार्ज हो गया, यानी Vs वोल्ट से चार्ज हो गया, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है, यानी VL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vs। अगले ही अगले ही मोड में मैं क्या करता हूँ, मोड नंबर 2 में मैं आता हूँ, तो कहाँ आता हूँ, मोड नंबर सेकंड में आता हूँ। और मोड नंबर सेकंड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके पास Vs हो जाएगा, ये आपके पास इंडक्टर हो जाएगा, और ये आपके पास क्या है, स्विच है, ये आपके पास पोल है, और ये आपके पास क्या हो गया, T2 हो गया। यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर हो गया, ये आपके पास कैपेसिटर। अब इंडक्टर के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे वी आउटपुट। इंडक्टर के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपके पास क्या आने लगेगा, एक करंट फ्लो होगी, जिसकी वजह से इंडक्टर अपनी एनर्जी को इसमें डिसिपिटेट कराएगा और लोड के अक्रॉस भेज देगा। तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा, वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, आपका वोल्टेज की वैल्यू क्या होने लगेगी, 2Vs से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 2Vs से आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टर अपनी एनर्जी को क्या करा दिया, डिसिपिटेट या रिलीज करा दिया, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन मोड 1 इंडक्टर stores the energy, the the voltage, stores the energy, and in mode second dissipated across the लोड के अक्रॉस क्या कर देता है, डिसिपिटेट करा देता है, ड्यू टू विच आउटपुट वी आउटपुट इज हायर voltage than 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 applied
अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज से क्या हो गया, ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां से आपको हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कितना आउटपुट वैल्यू आपको देखने को मिलता है। यानी यहाँ से आउटपुट वैल्यू याद कर लीजिए, वी एस अपॉन में वन माइनस कितना होता है, अल्फा होता है। अल्फा क्या है, ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल, अल्फा क्या है, ड्यूटी साइकिल है। यहाँ से आपके पास आउटपुट की वैल्यू पूछी जा सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि सर यहाँ से सॉरी, यहाँ से आपके पास ग्राफ देखने को मिल सकता है, आपके पास पूछा जा सकता है बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर का आप मेरे को ग्राफ बताइए कि कितना, कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या होती है ना, कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या होती है। तो बेसिकली आपको ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलता है कि अगर आप बात करेंगे कि आपके पास बक कन्वर्टर है, अगर आप बात बूस्ट बूस्ट कन्वर्टर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप बात करेंगे, अगर अल्फा की वैल्यू मैं वन रख देता हूँ, अल्फा की वैल्यू वन रखने का मतलब क्या होगा, टी ऑन अपॉन में टी, और टी अपॉन में टी अगर कर दो तब आपके पास क्या आ जाएगा, वन। इसका मतलब है अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे वन रख दूं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी यहाँ से मैं कहता हूँ इनपुट और यहाँ से मैं लेता हूँ आउटपुट। यह आउटपुट है, यह अल्फा है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू को वन रख दूं तो वन रखने का मतलब क्या हो गया कि सर ये इनफाइनाइट में, यानी आउटपुट वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट पे जाने लगेगी। यानी यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कब, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू वन हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो आपके पास आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन है कि अल्फा की वैल्यू अगर आप वन कर दीजिए तो यहाँ जा रहा है। प्रैक्टिकल कैसा दिखता है, शुरू तो यहीं कहीं से होगा, यानी शुरू तो आपको यहीं कहीं से दिखेगा, लेकिन 0.5 रख दो, यानी अगर आप हाफ कर दोगे तो इसकी वैल्यू दुगनी हो जाती है। यानी आप यहाँ पे हाफ करोगे तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। प्रैक्टिकल तो आपको कुछ ऐसा जाता हुआ नजर आ जाएगा, प्रैक्टिकल तो आपको कुछ ऐसा जाता हुआ नजर आ जाएगा। मैक्सिमम पहुंच जाता है किसी अल्फा मैक्सिमम के लिए। ये अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 0.5। इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, ये दुगना हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। और उसके बाद वैल्यू क्या होने लगेगी, धीरे धीरे घटने लगेगी। ये कहीं अल्फा मैक्सिमा पे जाके आपको वैल्यू वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जा रही है, ये प्रैक्टिकल केस है, ये आपके पास प्रैक्टिकल केस है, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल में हमें बूस्ट कन्वर्टर का ऐसे ग्राफ देखने को मिलता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेन हो जाता है। यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से ऑब्टेन हो जाता है। अब हमारे पास जो आता है वो बेसिकली आपके पास सिलेबस में जो इन्वॉल्व किया गया है, वो क्या इन्वॉल्व किया गया है, देखो टाइप्स ऑफ चोपर मैंने आपको बता दिया कि कितने तरह के आपके पास चोपर्स हैं। एसी वोल्टेज रेगुलेटर, डिफरेंट टाइप ऑफ चॉपर। अब डीसी, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ क्या करना है, डीसी मोटर करना है। चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। अब ये वाला नहीं बता रहा हूँ, बक बूस्ट कन्वर्टर नहीं बता रहा हूँ। बक बूस्ट कन्वर्टर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको टाइप्स में पूछा गया है, दोनों एक साथ लगा देंगे तो बक बूस्ट कन्वर्टर हो जाएगा। बताना है क्या, बोलो भाई। चलो बता ही देता हूँ, बता देती हूँ। वरना फिर सर बाद में ये कहोगे सर ये। ग्राफ में जो बी मैक्सिमम कौन सा वैल्यू, अल्फा का कौन सा वैल्यू पर मिलेगा? कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, कोई फिक्स नहीं है। 0 पॉइंट, जितना आप वन के करीब पहुंचोगे, ये जितना आप वन के करीब पहुंचोगे, 0.000000000000000000001, जितना आप वन के करीब पहुंचोगे उतना आपके पास ये वैल्यू मैक्सिमम होते चला जाएगा। अब ये क्या है, ये कोई बता नहीं सकता है। जितना ज्यादा आप स्विचिंग ऑपरेशन फास्ट कर लेंगे, जितना ज्यादा आप स्विचिंग ऑपरेशन, आपका डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने स्पीड में वर्क करा रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट आता है बक बूस्ट कन्वर्टर, ये भी मैं बता ही देता हूँ वरना कल को आ गया तो फिर आप मेरे को कहोगे। तीसरा मैं कह देता हूँ बक बूस्ट कन्वर्टर।
बक बूस्ट बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर। बस बक बूस्ट कन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक वीएस वोल्टेज सोर्स होगा, और यहाँ पे अब की बार मैं क्या लगा देता हूँ, चोपर यानी स्विच लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इंडक्टर लगा देता हूँ कि सर ये आपके पास एक इंडक्टर हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डायोड होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या लगा होगा, कैपेसिटर। ये आपके पास कैपेसिटर है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, लोड। ये आपके पास हो गया लोड, प्लस माइनस वी आउटपुट। ये आपके पास लोड का करंट आपके पास फ्लो होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, चॉपर को जैसे ही क्लोज करोगे, तो होगा क्या, डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। और डायोड जैसे ही रिवर्स बायस होगा तो इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, किससे, वीएस वोल्ट से। इंडक्टर जैसे ही चार्ज होगा तो आपके पास क्या होना शुरू होगा, आपके पास सबसे पहले इंडक्टर चार्ज होगा, और जैसे ही चार्ज होगा तो आपके पास ऑप्टेन होना शुरू हो जाएगा, क्या, फर्स्ट मोड में आपके पास ऑप्टेन होना शुरू हो जाएगा, कौन सा, एक वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस आपको देखना शुरू हो जाएगा, वीएल। और जैसे जैसे आपके पास वीएल यहाँ पे नेगेटिव आएगा, कैपेसिटर मान लीजिए इनिशियली चार्ज, इस पोलरिटी में आपके पास चार्ज, जैसे जैसे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पे आपके पास इंडक्टर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को इस कैपेसिटर के अक्रॉस लगाना शुरू कर देगा। यानी कैपेसिटर अब यहाँ से नेगेटिव, पॉजिटिव ये बन जाएगा, नेगेटिव ये बन जाएगा, और जैसे जैसे ही इसके थ्रू क्या होगा, करंट जाना शुरू होगा, तो यहाँ से ये क्या होगा, अपनी पोलरिटी को बदलेगा, और पोलरिटी बदलने के बाद यह एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और डायोड ऑन हो जाएगा, और डायोड जैसे ही ऑन होगा कंडक्शन शुरू होगा, और इसके अक्रॉस आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये आपके पास डायोड का ऑन होने की इंडक्टर और कैपेसिटर के एनर्जी एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर बक बूस्ट दोनों कन्वर्टर हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ से जो आपको आउटपुट देखने को मिलता है उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, बक बूस्ट कन्वर्टर का वो कितना होता है, वी अल्फा, वी आउटपुट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में 1 - अल्फा। ये जरूर याद रखिएगा, ये कई बार आपसे पूछा गया है, एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, है ना, एग्जाम्स में भी अच्छा खासा ये आपको देखा गया है, आते हुए दिख जाता है। तो ये एक्सप्रेशन होता है किसका, बक बूस्ट कन्वर्टर का। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है क्या, स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल हम लोग कल करेंगे, अब मेरे पास समय बस इतना ही है। फिलहाल हम लोग बस इतना बात करेंगे। कल हमारे पास स्पीड कंट्रोल, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, टाइमिंग सर्किट, मोनोस्टेबल, ये पूरी चीज मैं कल खत्म करूंगा, ठीक है। तो कल आपका सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा, कल पूरी तरह से ये आपके पास सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। सर आज कंप्लीट करा, अरे आज नहीं, कल कंप्लीट हो पाएगा, मेरी और भी क्लासेस मिस हैं, ऑफलाइन में भी बहुत सारी क्लासेस मिस हो रखी हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाया आज, मैं कोशिश कर रहा था हो जाए, लेकिन कल हम लोग ये पूरी बातें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। स्पीड कंट्रोल अभी आपके पास रह गया है, ठीक है, मेरे को ऑफलाइन क्लास भी लेनी रहती है ना। ठीक है, चलिए।